हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। मैं अमलेश सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, क्लास 12वीं का चैप्टर 1 हमने तीन पार्ट जो है अपलोड कर दिया है। आज ये चौथा पार्ट लेकर आपके सामने आया हूं। ठीक, हमने तीन पार्ट में जो है परागकणों के गुण क्या होते हैं और परागकण क्या होते हैं यहां तक पढ़ लिए थे। आज देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो है स्त्री केसर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप क्लास 12वीं के छात्र हैं तो आपको पढ़ने पड़ेंगे हमारे साथ और जुड़ना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करिए। याद रखें, आपको किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं है। बोर्ड पर हमने जो लिखा है यह आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि यह जो लाइनें लिखी गई है एनसीईआरटी की ही लाइनें लिखी गई हैं। यदि आप बोर्ड में बैठने वाले हो, अगर बोर्ड में नहीं, अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, याद रखिएगा नीट के लिए एनसीईआरटी का ही लाइन चुनी गई है। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। स्त्री केसर क्या लिखा गया है और होता क्या यहाँ पे। तो हमने बताया था स्त्री केसर जो फीमेल का पार्ट होता है वही स्त्री केसर होता है। यहाँ पर पादपों की बात चल रही है, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अंग की बात करेंगे, तो पुष्पी पादपों में स्त्री केसर की बात करेंगे। सबसे पहली बात हमने परागकण की बात कर दिए थे वहां पे, यानी परागकण जो था नर जनन अंग था, यानी मेल का पार्ट था। अब स्त्री केसर पढ़ेंगे, फीमेल पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तो जयांग पुष्प के स्त्री जनन अंग है। ठीक, यानी जयांग जो था स्त्री जनन अंग होता है। पहली बात जो अभी बातें बताया था हमने। दूसरी बात, प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक स्त्री केसर में एक होता है अंडाशय, दूसरा होता है वर्तिकाग्र और तीसरा होता है वर्तिका। ठीक, 3 भाग होते हैं जो सामने देख लीजिए आप, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। दूसरा बात, जयांग एक स्त्री केसर हो जो एक अंडपी या बहु स्त्री केसर हो तो बहु अंडपी कहते हैं। यदि जयांग एक स्त्री केसर है तो उसे एकांडपी कहा जाता है, और जयांग अगर क्या हो बहु स्त्री केसर हो तो उसे बहुअंडपी कहा जाता है। याद रखिएगा। और अगर एक से अधिक स्त्री केसर आपस में क्या हो संगलित, यानी एक से अधिक स्त्री केसर अगर आपस में जुड़ी रहते हैं तो इसे कहा जाता है युक्तांडपी। याद रखिएगा, पूछा गया नीट में कि अगर एक से अधिक स्त्री केसर आपस में संगलित या जुड़े रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे युक्तांडपी कहा जाता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, फिर वे आपस में स्वतंत्र, द्वितांडपी। अगर वे आपस में स्वतंत्र होंगे, अलग होंगे तो इसे आप क्या कहोगे? द्वितांडपी। तो 4 चीजें, एक द्वितांडपी जो बिल्कुल अलग है, ठीक है, युक्तांडपी जो जुड़े हुए हैं, बहुआंडपी जो 2 से अधिक है, और एक हो तो एकांडपी। ठीक, आगे क्या कह रहा है, स्त्री केसर के आधार पर उभरा फुला हुआ भाग क्या होता है? अंडाशय होता है। आपको पता ही होगा। ठीक, हमने पहले वीडियो में ही संरचना बनाया था। अगला, अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है। याद रखिएगा, अंडाशय के अंदर क्या होती है? एक गर्भाशय गुहा। अगर आप जब इसकी क्या बनाते हो, फिगर आप बनाते हो, तो कुछ इसका फिगर कुछ ऐसे मौजूद रहता है। इसे तो आप क्या कहते थे? वर्तिकाग्र कहते थे, और इसे कहते थे वर्तिका, और इसे कहते हो अंडाशय। इसी के अंदर याद रखिएगा बीजांड होता है और एक गर्भाशयी गुहा पाई जाती है। ठीक, आगे क्या लिखा है, गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अफरा स्थित होती है। याद रखिएगा, गर्भाशयी गुहा में ही अफरा यानी प्लेसेंटा पाई जाती है। प्लेसेंटा में ही जो होता है बीजांड वगैरह सुरक्षित रहता है, जो एक प्रकार के चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक, आगे, अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। यानी अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ यानी बड़ी दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः क्या कहलाती है? बीजांड कहलाती है। आगे, बीजांड एक अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 होती है। यानी अंडाशय में बीजांड की संख्या याद रखिएगा 1 होती है। जैसे गेहूं, धान और आम। ठीक, और अनेक और भी लेना चाहते हो तो पपीता तथा तरबूज और आर्किड भी हो सकती है। आर्किड का भी एक पौधा होता है
ठीक है ना। याद रखिएगा कि अगर आप कह दो कि जिनमें एक बीजांड पाई जाती है वह कौन सा पादप है, तो आप कह दो गेहूं, धान, या फिर आप पपीता भी बोल सकते हो। इसके अलावा तरबूज भी हो सकता है और आर्किड भी हो सकती है। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है। अब अगर स्त्री केसर पढ़ चुके तो स्त्री केसर के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा गुरु बीजाणुधानी, जिसे कहा जाता है बीजांड। याद रखिएगा, गुरु बीजाणुधानी का एक और नाम है जिसे हम कहेंगे बीजांड के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, तो बीजांड एक छोटी सी संरचना है। बीजांड एक बहुत छोटी सी संरचना है जो एक वृत्त या डंठल होता है, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक है ना। अगर एग्जाम में पूछ दे बीजांड वृंत किसे कहते हैं, तो कह दोगे बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृंत या डंठल से जुड़ी रहती है, जिसे हम बीजांड वृंत कहते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये अपरा से जुड़ी रहती है। कह सकते हो कि ये अपरा से जुड़ी रहती है। इसमें जो यही सारी चीजें होती हैं यही अपरा होती हैं और यही जाके उनसे जुड़ी रहती हैं। ठीक, आगे बीजांड की काया बीजांड वृंत के साथ नाभिक नामक क्षेत्र में संगलित होती है। याद रखिएगा कि बीजांड की जो काया होती है, जो पूरी की पूरी इसकी काया होती है, बीजांड वृंत के साथ एक नाभिका नामक क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं। अभी आपको फिगर दिखाऊंगा, उस फिगर में बस क्या क्या चीजें होती हैं आप वही जान लो, आपके लिए पर्याप्त रहेंगी। आगे, अब यह नाभिक बीजांड एवं बीजांड वृंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। यानी ये जो नाभिका जो होती है यह बीजांड वृंत एवं बीजांड के संधि बिंदु, यानी जहां पर वह जोड़ होता है उनका क्या करती है, प्रतिनिधित्व करने का काम करती है। आप इसे भी क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या आप अपने तरीके से पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नामक संरक्षण आवरण होते हैं। यानी वही कह रहा है कि प्रत्येक बीजांड में हम कह दें एक या दो, कभी एक होते हैं और कभी दो अध्यावरण नामक संरक्षण। अध्यावरण मतलब एक परत होती है जो संरक्षण करने का, यानी कह सकते हो यह भी सुरक्षा करने का ही कार्य करती है। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि यह अध्यावरण, जो अध्यावरण पाया गया है, जो सुरक्षा कर रहा है, बीजांड को चारों ओर से क्या करता है, घेरे रखता है, और घेरे रखता है तो इसका मतलब सुरक्षा कर ही रहा होगा। आगे, केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्रों को छोड़ के, याद रखेगा कि वह जो अध्यावरण था केवल बीजांड द्वार को छोड़ के, बाकी रंध्रों को छोड़ के अध्यावरण बीजांड के चारों तरफ से घेरे रहता है। यानी अध्यावरण जो होता है केवल रंध्रों को छोड़ देता है, एक छोटा सा छिद्र होता है उसी को छोड़ के, और बाकी चारों तरफ से क्या करता है, घेरे रखता है उसे। आगे, बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग या कैलाजा होता है। याद रखिएगा कैलाजा कहाँ पर होता है, पूछा गया प्रश्न नीट में, तो आप कह दोगे बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत, यानी जो बीजांड द्वार के सिरे के ठीक विपरीत, यानी सिरे पर पाया गया होगा तो उसके विपरीत यानी नीचे की तरफ जो होगा निभाग या कैलाजा पाया जाएगा। ठीक है, आगे क्या करा, अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय किसे कहते हैं यह भी पूछा गया प्रश्न। देखिए जितना भी अंडरलाइन कर रहा हूं, यानी जितना भी क्या यहाँ पर ब्लैक कलर से लिखा गया है, ये से याद रखिएगा, आप इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। नीट में पूछा गया है कि बीजांड काय किसे कहते हैं, यानी अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे हम कहेंगे बीजांड काय। अब अध्यावरणी की परत होती है, एक परत होती है, दो परत होती है, तीन तीन परत होती है, वही क्या होता है, बीजांड काय कहलाती है। आगे, बीजांड काय केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। यानी बीजांड काय केंद्रक की कोशिकाओं में, आप कह सकते हो कि जो बीजांड काय होती है केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा से आरक्षित आहार सामग्री होती है, यानी उसकी आहार सामग्री प्रचुर मात्रा में भरी रहती है। ठीक, आगे, बीजांड काय भ्रूण कोश या मादा युग्म उद्भिद बीजांड काय में स्थित होती है। यानी